हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। स्टिमुलेंट से स्टार्ट करेंगे आज। लास्ट टाइम जो हमने ड्रग्स डिस्कस किए थे उनको कहते थे डिप्रेसेंट्स, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर की जो एक्टिविटीज़ है उनको इनिबिट कर देते हैं। लेकिन अगर उससे उल्टा कोई काम करे, एक्टिवेशन और ज़्यादा कर दे या एनर्जी लेवल और ज़्यादा बढ़ा दे, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलेंट्स। और स्टिमुलेंट्स की कैटेगरी में एम्फेटामाइंस और कोकेन जैसी चीज़ें आती हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन, इनका रीअपटेक जो है उसको इनिबिट कर देते हैं। रीअपटेक मतलब जब इनको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होना होता है, तो जब ये दूसरे न्यूरॉन पे पहुंचते हैं वहाँ पे उनका रीअपटेक उसको इनिबिट कर देते हैं। और जब रीअपटेक इनिबिट हो जाता है तो वो कंटिन्यू फायरिंग करते रहते हैं न्यूरॉन्स। रीअपटेक होने की वजह से क्या होता है कि फायरिंग स्टॉप हो जाती है, जो भी एक्टिविटी हो रही होती है वो बंद हो जाती है। लेकिन अगर रीअपटेक नहीं होता तो न्यूरॉन्स फायर करते रहते हैं, और उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट रेट हाई हो जाता है, रेस्पिरेशन हाई हो जाती है। और ये सारा क्या चीज़ से रिलेटेड है? हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब जो हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है। उस टाइम हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन हाई हो जाती है बहुत, और हमारा डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है उस टाइम पे। तो ये एक्चुअली में तब होना चाहिए सिर्फ जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होना है, अलर्ट होना है, और मतलब जब ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट तब होता है जैसे हम कोई फाइट या फ्लाइट सिचुएशन में होते हैं जब। तो उस टाइम पे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होते हैं, अदरवाइज इनका रीअपटेक हो जाता है और ये बंद हो जाते हैं। बट अगर आपने स्टिमुलेंट्स लिए हुए हैं तो ये बंद नहीं होते, ये फायरिंग होती रहती है, और ये हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और रेस्पिरेशन हमेशा इंक्रीज ही रहता है जितनी देर उस ड्रग का असर रहता है आपके अंदर। और प्लस इसके साथ में क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ प्लेजरेबल सेंसेशंस होती हैं। 20 to 40 मिनट्स तक यूज़र्स को एक्सट्रीमली पावरफुल और एनर्जेटिक फील होता है। मतलब इतनी देर तक इनका ये वाला सिस्टम जो है इतना ज़्यादा हाईली एक्टिवेटेड रहता है कि 20 से 40 मिनट तक इनको लगता है कि इसके अंदर बहुत एनर्जी है और वो बहुत पावरफुल है। और ये जो थोड़े से टाइम की जो एनर्जी होती है इसके लिए इतना ज़्यादा पे करते हैं ये जो यूज़र्स होते हैं, क्योंकि इनको एडिक्शन भी हो जाती है और इनको अच्छा लगता है। ये 20-30 मिनट की जो फीलिंग होती है, इनको एक पावरफुल और एनर्जेटिक फीलिंग आती है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं यूज़र्स। और उसके बाद क्या होता है, जब लगातार आपकी बॉडी इतनी देर तक के लिए हाईली एक्टिवेट रहेगी जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही उस ड्रग का असर खत्म होगा तो क्या फील होगा आपको, एकदम से आप इमोशनली क्रैश हो जाओगे, एकदम से जैसे एकदम एग्जॉस्ट हो जाओगे, एंग्जाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, थक जाओगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत देर तक आपकी बॉडी 40 मिनट तक उस कंडीशन में है, जैसे समझ लो आप भाग रहे हो, बहुत तेज़ लगातार भाग रहे हो 40 मिनट तक, उस कंडीशन में आपकी बॉडी लगातार इस ड्रग की वजह से। और एकदम से जब उसका असर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फटीग हो गया। तो सडनली उसमें चेंज आता है, आपके बॉडी की कंडीशन में सडनली चेंज आता है। तो ये काम करते हैं स्टिमुलेंट, आपको एकदम से एक्टिवेट कर देते हैं। पास्ट में कोकेन का यूज़ होता था मेडिकल ड्रग की तरह, इसको मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे एज़मा के लिए, इंडाइजेशन के लिए, मतलब अल्कोहल की एडिक्शन को हटाने के लिए भी इन चीज़ों का बहुत यूज़ होता था। लेकिन धीरे धीरे ये पता चला कि इसके बहुत इंटेंस इफेक्ट होते हैं। जैसे शुरू में तो लॉस ऑफ एपिटाइट का पता चला था कि भूख लगना बंद हो जाती है, फिर बाद में पता चला इससे एंग्जाइटी भी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसको लेने से। कोकेन को लेने के 2-3 तरीके इन्होंने यहाँ बताए हुए हैं। एक तो होता है स्नॉटिंग करके। स्नॉटिंग करके मतलब जब आप उसको अपने नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हो तो वो आपकी नोज की लाइनिंग में अब्जॉर्ब हो जाता है और डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। दूसरा स्वॉलो करके, लिक्विड फॉर्म में जब स्वॉलो करते हैं तो उस टाइम उसका थोड़ा सा जो असर है वीक होता है, स्वॉलो करके वीक होता है उसका असर। फिर इसको हीट करते हैं और ट्रीट करते हैं केमिकली एक डिफरेंट फॉर्म बनाने के लिए, जिसको क्रैक बोला जाता है। इसको हम स्मोक कर सकते हैं, ये क्रैक जो फॉर्म बना है हीट करके इसको स्मोक किया जा सकता है। तो ये और ज़्यादा हाई उसका इफेक्ट होता है क्रैक का, क्योंकि इसको ट्रीट कर दिया है केमिकली, और इसको आप स्मोक करते हो तो इसका इफेक्ट जल्दी भी होता है।
तो ये अलग अलग तरीक़ों से लिया जा रहा है, जैसे एक तो स्नॉटिंग से, या फिर आप स्वॉलो कर सकते हो, या उसको आप क्रैक बना के उसको आप स्मोक कर सकते हो। ये डिफरेंट तरीक़ों से लिया जाता है, और जब तक ये आपके बॉडी के अंदर होता है आपको बहुत पावरफुल और एनर्जेटिक फीलिंग आती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट रहता है थोड़ी देर के लिए। तो ये इसकी वो है इफ़ेक्ट्स हैं कोकेन के। क्रैक का जैसे मैंने बोला कि इसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि ये आप स्मोक करते हो, और बहुत महंगे होते हैं ये सारी चीज़ें, और लोग जनरली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये भी एक होता है कि इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए, अफोर्डेबल बनाने के लिए लोग इल्लीगल काम और करने लग जाते हैं, जिससे उनको ज़्यादा पैसे मिले और ये चीज़ें खरीद पाएँ। जैसे कुछ लोग प्रोस्टिट्यूशन, चोरियाँ, इस तरह के काम करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके जो नॉर्मल सैलरी या नॉर्मल जो इनकम होती है उसमें ये चीज़ें नहीं खरीद सकते वो, तो उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है एक्स्ट्रा इनकम के लिए। तो ये इसके साथ और भी जो बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं कि आपकी आदतें और चीज़ों में भी बिगड़ जाती है, ज़्यादा पैसे ज़्यादा इनकम के चक्कर में। फिर और स्टिमुलेंट्स कैसे, जैसे कैफ़ीन है जो कॉफ़ी और चाय में होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में भी होता है, निकोटीन है टबैको में होता है। तो ये भी, इसमें निकोटीन जैसे बोला हुआ है कि ये भी हाईली एडिक्टिव होता है। कैफ़ीन होता है पर इतना नहीं होता है कि आप उसको कंट्रोल ना कर सको, पर निकोटीन जो होता है ये हाईली एडिक्टिव होता है। और टबैको कंपनीज़ को यूएसए में जैसे वो टबैको कंपनीज़ के ऊपर चार्जेस भी लगाए गए हैं कि निकोटीन की वो इंक्रीज़ कर रहे हैं उसमें अमाउंट, ताकि जो लोग हैं उनको सिगरेट पीने की आदत पड़ जाए। पर ये क्या है, निकोटीन बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है उसको क्विट करना। तो ये स्टिमुलेंट्स थे सारे, कोकेन, निकोटीन, कैफीन। फिर उसके बाद ओपिएट्स की बात करते हैं। ओपिएट्स क्या है? इसको यहाँ लिखा हुआ है, ये मोस्ट डेंजरस ड्रग्स हैं ओपिएट्स। ये कहाँ से आते हैं? दीज ड्रग्स इंक्लूड, इसके अंदर 3 चीज़ें आई हैं, एक तो ओपियम, एक मॉर्फिन और एक हेरोइन। और ओपियम कहाँ से आता है? ओपियम पॉपी से आता है। इसकी मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ, ओपियम पॉपी किसे बोलते हैं हम। तो ये पिक्चर है ओपियम पॉपी की, जिसमें से ओपियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओपियम पॉपी से ओपियम हमें मिलता है। और मॉर्फिन जो है, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओपियम। मॉर्फिन ओपियम से प्रोड्यूस होता है, हीरोइन मॉर्फिन से प्रोड्यूस होती है। तो मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ मिलती है। तो ये तीनों ही किस कैटेगरी में आते हैं? ओपिएट्स की कैटेगरी में आते हैं तीनों ही, ओपियम, मॉर्फिन और हेरोइन। तो इसका क्या इफेक्ट क्या होता है? ओपिएट्स प्रोड्यूस लेथार्जी। लेथार्जी मतलब आलसीपन। बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को ये आलसी बना देती है आपको। प्रोनाउंस स्लोइंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल बॉडीली फंक्शंस, मतलब बहुत स्लो कर देती है बॉडी के फंक्शंस। These drugs also alter consciousness, producing a dreaming like state. ऐसी कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो जाती है, आपको लगता है आप ड्रीम कर रहे हो, आप सपना देख रहे हो। और कॉस्ट इसकी काफ़ी हाई होती है। खैर, हीरोइन एंड अदर ओपिएट्स आर एक्सट्रीमली एडिक्टिंग। जितने भी ओपिएट्स हैं जैसे हीरोइन है, ये सारे बहुत एडिक्टिंग होते हैं, मतलब आपको इनकी आदत बहुत जल्दी पड़ जाती है। और अगर आप इनको छोड़ने की कोशिश करो तो जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ग्रोइंग एविडेंस इंडिकेट्स दैट ब्रेन प्रोड्यूसेस सब्सटेंसेस क्लोजली रिलेटेड टू ओपिएट्स इन केमिकल स्ट्रक्चर। तो हमारे ब्रेन के अंदर भी कुछ ऐसी न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, जैसे एंडोर्फिन्स हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, जो ओपिएट्स के जैसे केमिकल स्ट्रक्चर वाले होते हैं। तो जब हम ये ड्रग्स लेते हैं तो क्या होता है, ब्रेन वो बनाना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसका तो सप्लाई बाहर से आ ही रहा है। So this suggests that one possible explanation for pain experienced by opiate user during withdrawal. Regular use of opiates soon overloads endorphin receptors. अब क्या है कि जो हमारे अंदर एंडोर्फिन के रिसेप्टर हैं वो ओवरलोड हो जाते हैं। ब्रेन भी प्रोड्यूस कर रहा है, आप ऊपर से भी ले रहे हो, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है।
एज अ रिजल्ट ब्रेन सीजेस प्रोडक्शन, ब्रेन क्या करता है, उसकी प्रोडक्शन बंद कर देता है। वो सोचता है सप्लाई तो आ ही रही है और ओवरलोड हो रहा है तो प्रोडक्शन बंद कर देता है। और इनका काम होता है आपकी बॉडी में किसी भी तरह की पेन है उसको कंट्रोल करना। अब जब ब्रेन ने ये बंद कर दिया और आगे जाके आपने उसको छोड़ने की कोशिश की ड्रग को, तो क्या होगा, विड्रॉल सिम्टम में क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होगी, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसको ब्रेन भी कंट्रोल नहीं कर रहा है और आप बाहर से भी सप्लाई नहीं दे रहे हो, तो एंडोर्फिन लेवल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया आपके अंदर और फिर वो आपके बॉडी की पेन को बिल्कुल रेगुलेट नहीं कर रहा है। तो इस केस में बहुत ज़्यादा पेन फील होती है उन लोगों को जो ये छोड़ने की कोशिश करते हैं, और इसलिए वो छोड़ नहीं पाते क्योंकि उनको बहुत पेन होती है। फिर वो दोबारा लेते हैं उस पेन को कम करने के लिए, अब दोबारा लेते हैं तो इसका मतलब बॉडी फिर से प्रोड्यूस नहीं करेगी नेचुरली क्योंकि बाहर से सप्लाई आ रही है, और अगेन वो साइकिल चलता ही रहेगा। तो इस तरीके से इसको जो छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर लास्ट कैटेगरी आती है साइकेडेलिक्स और हेलुसिनोजेंस की। ये जो होते हैं साइकेडेलिक्स और हेलुसिनोजेंस, ये बहुत अजीब सी सेंसरी परसेप्शंस हमारे ऑल्टर करते हैं। हमें इस तरह की चीज़ें नज़र आती है जो बहुत ही अजीब सी होती है इनको लेके। हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं, जो हमें इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं जो एक्चुअली में होती नहीं है। जैसे एक सबसे मोस्टली वाइडली यूज ड्रग है मैरिजुआना। इसमें क्या है कि ये एंशियंट टाइम से यूज़ हो रहा है, काफ़ी पुराने टाइम से यूज़ हो रहा है। चाइनीज़ मेडिसिन में इसका जो है नाम है कि वहाँ पे चाइनीज़ मेडिसिन में इसको यूज़ किया जाता था और मेडिकल पर्पसेस के लिए भी ये यूज़ होता था पहले यूएसए वगैरह में 1920s के आसपास। तो बाद में धीरे धीरे इसके इफ़ेक्ट्स पता चले थे कि इसको लेने से कितने ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिजिशियंस पहले इनको प्रिस्क्राइब करते थे जब लोगों की हेडेक्स होती थी, क्रैम्प्स होते थे, इवन अल्सर्स वगैरह के लिए भी ये मैरिजुआना प्रिस्क्राइब किया जाता था। अभी जब इसको स्मोक करते हैं तो क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस मॉडरेट अराउजल इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट। तो एक तो मॉडरेट अराउजल होता है, पहले इंक्रीज जैसे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, और एक चीज़ और होती है परसीव्ड इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ वेरियस स्टिमुलाई। मतलब जो चीज़ें आपको नॉर्मल सुनाई देनी चाहिए, नॉर्मल दिखाई देनी चाहिए, नॉर्मल टेस्ट आना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंटेंस हो जाता है। साउंड बहुत ज़्यादा इंटेंस सुनाई देता है, कलर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं, टेस्ट बहुत तेज आता है, डिस्टॉर्शन ऑफ सेंस ऑफ टाइम, टाइम का आपको पता नहीं चलता, इस तरह के इफेक्ट्स होने लग जाते हैं। इट इंटरफेयर्स विद एबिलिटी टू जज द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस का भी आइडिया नहीं लगता है। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं अगर जिन्होंने ये चीज़ यूज़ करी हुई है ड्राइविंग के टाइम पे। और अदर इफेक्ट्स रिपोर्टेड बाय सम ऑफ द यूजर्स इंक्लूड, और भी इसके कुछ इफेक्ट्स हैं जैसे रिड्यूस इनिबिशंस, इंक्रीज सेक्सुअल प्लेजर टू अ वाइड रेंज ऑफ स्टिमुलाई। मतलब कुछ चीज़ें तो रिड्यूस हो जाती हैं, कुछ चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं। मैरिजुआना को बेसिकली रिक्रिएशनल ड्रग की तरह ज़्यादातर यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे। ये जहाँ भी यूज़ हो रहा है, अब वैसे तो ये अब लीगली यूज़ करना अलाउड नहीं है मेडिसिन वगैरह में, लेकिन इलीगली जहाँ पे भी इसको यूज़ कर रहे हैं लोग, रिक्रिएशनल मतलब अपने आप इंजॉय करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसका कोई अब मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ बंद हो गया है। ये सिर्फ लोग अपने मूड को, अपने आप की कॉन्शियसनेस को ऑल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं सिर्फ। Because it is an illegal drug in many nations, marijuana is often blended with other substances, with the result that users never know exactly what they are getting. तो चक्कर ये है कि अब ये लीगल नहीं है तो इसको आप दूसरे सब्सटेंसेस के बीच में मिक्स करके लेते हैं, और ये भी जो यूज़र्स होते हैं उनको भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता है कि वो क्या चीज़ ले रहे हैं। तो इस तरीके से इसको इलीगली यूज़ करने की कोशिश करी जाती है। फिर दूसरा एक हेलुसिनोजन जो बात कर रहे थे हम, उसमें एक बहुत ही फेमस है जिसका नाम LSD है, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड। तो ये एक वन ऑफ द हेलुसिनोजन्स है जिसको लेने से आपकी परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे को हेलुसिनोजन से हेलुसिनेशंस होती हैं। वो हेलुसिनेशंस कैसी होती हैं, जैसे अब
जिसको नहीं पता हेलुसिनेशंस में क्या होता है, तो इन्होंने कुछ यहाँ पे लिख के समझाया हुआ है, जैसे चेंज इन कलर एंड शेप, चीज़ों की कलर और शेप चेंज, आपको अलग अलग ही शेप नज़र आती है, चीज़ों की कलर भी डिफरेंट दिखता है। वॉल्स में स्वे, आपको लगेगा कि दीवारें हैं वो हिल रही हैं, मूव कर रही हैं। मैनी सेंसेशन सीम्स टू बी मोर इंटेंस, ज़्यादा आपको इंटेंस सेंसेशंस दिखाई देंगी, जैसे कलर, कलर प्रोड्यूस फीलिंग्स ऑफ वार्मथ और कोल्ड। कलर्स को आप देखोगे तो आपको गर्मी लगेगी कुछ कलर्स को देख के, या कुछ कलर्स को देख के आपको ठंडक फील होगी। म्यूजिक से आपको विजुअल सेंसेशंस होंगी, जो कि साउंड है, विजुअल नहीं होना चाहिए, पर आपको विजुअली म्यूजिक नज़र आने लगेगा। मतलब ऐसे परसेप्शन पूरी डिस्टॉर्ट हो जाती है, जो चीज़ सुनाई देनी चाहिए वो दिखाई देने लग जाती है, जो सिर्फ नॉर्मल दिखनी चाहिए वो हिलती हुई नज़र आती है। तो कुछ इस तरह की हेलुसिनेशन हो जाती है जो बहुत ही अजीब सी होती है, जो हम ये हेलुसिनोजेंस लेते हैं, जैसे एलएसडी है। ये क्योंकि सुनने में लोगों को एक्साइटिंग लगता है कि कैसे होता है, हमको ट्राई करके देखना चाहिए क्या चीज़ होती है एग्जैक्टली, तो ये लोग ट्राई करके देखते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उनको ये एडिक्शन हो जाती है इस चीज़ की। कई बार तो यूजर्स को इमोशंस में भी बहुत इंटेंस इमोशन हो जाती है, या तो बहुत ज़्यादा वो सैड हो जाते हैं, या बहुत डरने लग जाते हैं किसी से, तो मतलब हर चीज़ को ये बहुत इंटेंस कर देता है। एलएसडी को सबसे ज़्यादा ये बोल रहे हैं कि इतना डेंजरस है कि इसके तो कई बार इफ़ेक्ट्स पता भी नहीं चलते कि किसके ऊपर कैसा इफ़ेक्ट करेगा, अनप्रिडिक्टेबल सा इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए ट्राई करने के लिए भी लेना एक तरीके से बहुत डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि किसके ऊपर कैसा इफ़ेक्ट आता है ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पे इन्होंने समरी बनाई हुई है जितने भी हमने अभी ड्रग्स पढ़े हैं, कि डिप्रेसेंट्स के क्या सिम्टम्स, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर आप अल्कोहल लो, बार्बिट्रेट्स लो, स्टिमुलेंट्स लेते हो तो उससे क्या इफ़ेक्ट होते हैं, एम्फेटामाइन से, कैफीन से, कोकेन से। फिर ओपियम, जो ओपिएट्स में आते हैं, ओपियम, मॉर्फिन और हेरोइन। और फाइनली साइकेडेलिक्स के और हेलुसिनोजेंस के। तो ये पूरा यहाँ पे इन्होंने समराइज कर दिया है इस टेबल में कि इनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो हमने ऊपर पढ़े उनको इन्होंने लिस्ट बना दी है यहाँ पे, जो आप नोट डाउन कर सकते हो लिस्ट को। तो अब आपका ड्रग वाला पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। इसमें लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है कि जो ड्रग्स का इफ़ेक्ट होता है लोगों के ऊपर, ये कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सबके ऊपर अलग अलग इफ़ेक्ट क्यों होता है, इसके ऊपर 3-4 रीजंस यहाँ पे इन्होंने बताए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि किसी ड्रग को लेके आपके अंदर कुछ सर्टेन चेंजेस आएंगे, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो चेंजेस आते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उस ड्रग से। जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करोगे, या जो चीज़ आपको पूरा बिलीफ होगा कि ये ड्रग मेरे को मेरे अंदर सेक्स ड्राइव इंक्रीज कर देगा या मेरी एंग्जाइटी कम कर देगा, तो वो एक्चुअली में उस तरीके से काम करेगा। तो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा, उसकी जो आप ड्रग यूज़ कर रहा है, जो यूज़र है, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है। सपोज वो काफ़ी हेल्दी और इम्यून सिस्टम है किसी का, तो उसका टॉलरेंट लेवल ज़्यादा होगा उस ड्रग को लेके, वो उसको जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्लो होगा उसको जल्दी इफ़ेक्ट करेगा। तो फिजिकल स्टेट कैसी है, प्लस वो पर्सन बहुत ज़्यादा थका हुआ है या वेल रेस्टेड है, इस पर भी डिपेंड करता है। ढंग से खाना खा रखा है उसने, तो जो वेल रेस्टेड कंडीशन में होगा, जिसने पूरा प्रॉपरली खाना खाया होगा, उसके ऊपर इफ़ेक्ट कम होगा। जो थोड़ा सा फटीक कंडीशन में होगा उसके ऊपर असर जल्दी होगा। तो ये भी होता है, इसलिए भी असर जो है अलग अलग होता है लोगों पे। तीसरी चीज़ इन्होंने बोली हुई है कि ड्रग जो है ना, प्रीवियस एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं, उनके ऊपर रिएक्शन अलग तरीके से होता है, और जो पहले यूज़ कर चुके हैं उनके ऊपर रिएक्शन अलग तरीके से होता है। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस भी आ जाता है एक फैक्टर। और फाइनली ये कह रहे हैं कि उस ड्रग के साथ आप दूसरी चीज़ क्या ले रहे हो, अगर उन दोनों चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है तो उस पर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर उस ड्रग का कितना बैड इफेक्ट हो रहा है। उसको बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन।
कई बार हम ड्रग के साथ कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं, जैसे आपने साथ में कोई ड्रिंक ले ली, उन दोनों की इंट्रैक्शन से इतना ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट हो जाता है जो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है। तो साथ में आप कौन सी चीज़ ले रहे हो उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि आपके ऊपर उस ड्रग का क्या असर हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सबके ऊपर जो ड्रग्स का इफेक्ट है वो बहुत अलग अलग होता है, सिमिलर तरीके से नहीं होता है। किसी के ऊपर बहुत इंटेंस होता है और किसी के ऊपर बहुत कम होता है। इसके आगे अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।